All of you. Assalamu alaikum to all of you. This is Akhtar Malik from PMS 11 और मेरा चूंकि 2019 और 20 का मैं PMS का टॉपर रहा हूँ जीके का पढ़ाते हुए 2-2.5 साल का टाइम हो गया हुआ है एंड इट्स बीन अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 2.5 years। 800 प्लस सक्सेस स्टोरीज हैं, 100 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर्स हैं, एडी हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हर डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी मेहनत होती है। और आज का चूंकि जो सेशन है वो एक हमारा 4 महीने का जो जीके का सेशन होता है उसकी एक डेमो क्लास है। और डेमो क्लास पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको मैं एक अपना पूरा एक थीम बता दूं कि जो हमने इन 4 महीनों के अंदर अंदर या 3 महीने और 10 दिन के अंदर अंदर 100 दिन के अंदर अंदर जो सिलेबस हमने कवर करना है, हमने उसमें टोटल 10 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। और 10 सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने डिटेल में कवर करने हैं, तो आज मैं वो भी आपको बताऊंगा। फिर एंड पे थोड़ा बहुत दूसरी क्लास में मैं ये भी बताऊंगा कि जीके को आपने पढ़ना किस तरह से होता है और आप अच्छे नंबर किस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडो पाक हिस्ट्री से, उसके बाद फिर हम एक एक करके आगे करते जाएंगे। इंडो पाक हिस्ट्री में जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं मैं थोड़ा क्विक जाऊंगा, आपने लिखना नहीं है आज, जस्ट आपने सुनना है मुझे, लिखना नहीं है, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरे 10 सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू दूंगा आपको विद इन 45 to 50 मिनट्स इंशाल्लाह, ताकि आपको सिलेबस पता चले कि हमने पढ़ना क्या क्या है जीके के अंदर। इंडो पाक हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, हम बेसिकली जाएंगे बहुत पहले, सिविलाइजेशन से हम स्टार्ट करेंगे। और सिविलाइजेशन में सुमेरियन सिविलाइजेशन से लेकर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उसके बाद आपकी जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वो हो गई, उसके बाद आपकी जो आपकी रोमन एम्पायर और बैजेंटाइन एम्पायर और ये सारा, ये पढ़ते पढ़ते इंशाल्लाह हम आ जाएंगे मुस्लिम एम्पायर के ऊपर। और जब इस्लाम आया तो यहाँ पे इंडो पाक के अंदर इंडो पाक के अंदर मोहम्मद बिन कासिम की भी आमद हो गई। राजा दाहिर का जो फादर था, चाचा, वो चूंकि सिंध के ऊपर रूलर था, जब उसकी डेथ हुई तो राजा दाहिर ही बिकेम द रूलर और वहां से पेटर्सत शुरू हुई और मुसलमानों ने अपनी इन्वेजन स्टार्ट की। और सिंध के ऊपर पहला जो जंग हुई वो 712 में हुई। उससे पहले उबैदुल्ला बदील को भेजा गया, उसके बाद फिर मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया गया, सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने उसको वापस बुलवाया और उसको मरवा दिया। कुतैबा के साथ भी उसने यही काम करवाया। और उसके बाद जो 711 के अंदर जो मराकेश से उठ के जिन्होंने स्पेन के ऊपर हमला किया था, तारिक बिन जियाद, उसके साथ भी कमोबेश यही सेम किया उसने। आगे चलते हैं। तो मुस्लिम एम्पायर की बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद गजनवी एम्पायर आते हैं यहाँ पे। सारे आपको मैं एक एक गजनवी पढ़ाऊंगा, अलबतगीन, सुबक्तगीन, ये कौन लोग थे, सुबक्तगीन कौन था, अलबतगीन कौन था, और उसके बाद महमूद गजनवी ये कौन था, इसने किस तरह के इंडिया के ऊपर 17 हमले किए, एक एक हमला करके आपको बताऊंगा मैं। 1000 से पहला हमला इसने शुरू किया और ऑनवर्ड्स 1026 पे लास्ट अटैक किया इसने इंडिया के ऊपर। लाइक वाइज ये सिलसिला चलता गया और उसके बाद ऑनवर्ड्स जो गौरी थे उनके साथ इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, मुसलमानों के आपस में, एक तरफ गजनवी थे एक तरफ गौरी थे। जब गजनियों और गौरियों की आपस में लड़ाई शुरू हुई, गजनी कमजोर होना शुरू हो गया, फिर गौरियों ने इनको मारना भी शुरू कर दिया। फिर अल्टीमेटली शहाबुद्दीन गौरी ने आकर अपनी यहाँ पे रूलरशिप इस्टेब्लिश की। और शहाबुद्दीन गौरी की जो रूलरशिप थी वो तकरीबन 1186 से ऑनवर्ड्स 1206 तक थी शहाबुद्दीन गौरी की। लेटर ऑन ही वाज किल्ड, जेलम के पास से जा रहा था, खुखर थे और कुछ हिंदू लोग थे, उन्होंने मिलकर उसको कत्ल कर दिया शहाबुद्दीन गौरी को। यूं जो गौरी एम्पायर थी वो भी खत्म हो गई। गौरियों के बाद यहाँ पे 1206 से लेकर 1526 तक 5 मुस्लिम एम्पायर्स आती हैं पूरी की पूरी। 5 मुस्लिम एम्पायर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, जिनमें सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी जिसको ममलूक कहा जाता है, जिसका आगाज है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी बुनियाद रखी थी। और ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स वो चलता गया। ये बेसिकली जो आपके अ, गौरी था, गौरियों का ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर उसके बाद इसका सिलसिला चलता गया, फिर शमसुद्दीन अल्तमश, और फिर उसके बाद उसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बेटी है रजिया सुल्ताना वो भी आई।
एंड पे मुइजुद्दीन कैकबाद तक इनका सिलसिला चलता रहा। उसके बाद ये जब आपके स्लेव डायनेस्टी खत्म हुई, इनके बाद आपके तगलुक आए, फिर खिलजी आए, और खिलजियों के बाद फिर आपके सैयद आए, जिसमें आपके हलाकू खान ने आके अटैक किया इंडिया के ऊपर। ये मैं आपको बड़ा मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो स्लेव डायनेस्टी के ऊपर पूरा एक लेक्चर होगा 1.5 घंटे का। स्लेव डायनेस्टी का आगाज कैसे कैसे आया, हुआ क्या 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 हुआ, एक एक रूलर का। इसी तरह तगलकों के सारे रूलर्स हम पढ़ेंगे, इसी तरह खिलजियों के सारे रूलर्स को हम पढ़ेंगे। इसी तरह हम सैयद डायनेस्टी की बुनियाद खिजर खान, उनको भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो लोधी डायनेस्टी आती है हम उनको भी कवर करेंगे। लोधी 1451 से ऑनवर्ड्स आते हैं 1526 तक की लोधी डायनेस्टी है। और आखिरी जो उनका जो रूलर था वो था आपका इब्राहिम खान लोधी। इब्राहिम खान लोधी का जो मुखालिफ था वो था दौलत खान लोधी। तो दौलत खान लोधी ने बेसिकली जो मुगल एम्परर था उस वक्त का, जहीरुद्दीन बाबर, उसको, वो फरगाना में होता था अफगानिस्तान में, उसको वहां से उसने इनवाइट किया कि आप आए और इब्राहिम लोधी के ऊपर अटैक करें। उसने उसको कहा कि मैं आपका मुकम्मल तौर पे साथ दूंगा। खैर उसने आके बाबर, फिर हम बाबर की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। फिर मुगलों का दौर शुरू हुआ 1526 से लेकर पानीपत की पहली वॉर से लेकर 1540 तक, यानी कि तकरीबन कोई 14 साल मुगल्स का रूल रहा, जिसमें जहीरुद्दीन बाबर ने आके पहले लोधियों को डिफीट की, फिर उसके बाद दिल्ली तक उसने अपनी सल्तनत को फैलाया। दिल्ली तक फैलाने के बाद फिर उसने और भी फाइट्स की, अफगानियों के खिलाफ भी लड़ा। फिर उसके 4 बेटे थे। सिकंदर मिर्जा हो गया आपका खास तौर पे, अस्करी मिर्जा हो गया खास तौर पे आपका ये, और हुमायूं मिर्जा हो गया। तो ये जो हुमायूं था फिर उसके बाद वो रूलर बना, और हुमायूं के पास सब कॉन्टिनेंट में ये रहा, इंडिया के अंदर रहा, और इसकी मुसलसल वॉर्स होती रहीं, और शेर शाह सूरी के साथ भी इसकी वॉर्स होती रहीं। अल्टीमेटली शेर शाह सूरी के साथ जब हुमायूं की वॉर हुई तो हुमायूं को उसने डिफीट कर दिया 1540 में। 1540 में जब उसको डिफीट किया तो हुमायूं भाग के सीधा गया सिंध के अंदर, वहां पे एक हिंदू राजा के पास पनाह ली। फिर वहां से वो चला गया ईरान, फिर अफगानिस्तान चला गया, काबुल। उस दौरान उसको एक बेटा भी हुआ सिंध के अंदर, जिसका नाम उसने अकबर रखा। 1542 की बात है। इधर से शेर शाह सूरी बड़ा अच्छा निजाम चला रहा था, बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने रुपया, करेंसी, सिक्का मुतारिफ करवाई, जीटी रोड भी बनवाई, किले शिले बनवाए, काफी काम किया उसने। जासूसी का निजाम, घोड़ों का निजाम, जमीनों की फरमाइश, काफी काम किया उसने। उसके बाद उसका बेटा आया सिकंदर आदिल सूरी। उसके बाद फिर हुमायूं वापस आया पावरफुल होकर 1955 में। जब वो वापस आया वहां से तो फिर उसके बाद फिर अल्टीमेटली जो है वो बड़ी कुवत के साथ उसने अटैक किया 1556 में। और 50 1555 में और 1555 जब उसने किया, अटैक किया, तो फिर उसके बाद जाके उसकी सूरी डायनेस्टी को उसने डिफीट किया, और उसके बाद खुद आके रूलर बन गया। 1 साल बाद उसकी डेथ हो गई, सीढ़ियों से गिरा, मर गया। फिर अकबर का दौर शुरू हुआ। अकबर को जो 14 साल का बच्चा था, उसको जो चला रहा था वो बैरम खान था। अकबर की माँ शदीद नापसंद करती थी, नार्सिसिस्ट थी। उसकी कोशिश थी कि किसी तरीके से बैरम खान को साइड लाइन किया जाए। यूं बैरम खान ने पानीपत की दूसरी वॉर लड़ी हिमो बेकाल के साथ, जो कि आदिल सूरी का कमांडर था। देन उसके बाद 1556 से ऑनवर्ड्स 1560 में बैरम खान को कत्ल कर दिया गया। फिर उसके बाद वापसी पे यहाँ पे अकबर का टेन्योर चलता रहा 1605 तक, जिसमें हम उसके 9 रत्न भी पढ़ेंगे, जिसमें हम उसकी पॉलिसीज भी पढ़ेंगे। उसकी जो रिलीजियस पॉलिसीज थी वो एंटी मुस्लिम्स थी, और उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी और हिंदुओं को, और बाकी जो उसने अपना दीन भी एक दिया हुआ था, दीन इलाही या दीन कुरी इसको कहते हैं, उसके अगेंस्ट शेख अहमद सर हिंदी जो थे उन्होंने रेजिस्ट किया बहुत ज्यादा। अकबर के दौर की हम तमाम इन्वेजन्स को पढ़ेंगे। उसके बाद उसका जो बेटा है, जिसको जहांगीर कहते हैं, 1605 में वो आया और 1627 तक वो रहा। उसका दौर हम पढ़ेंगे। जहांगीर के बाद शाहजहां या शहनशाह का दौर पढ़ेंगे, जिसने नूरजहां के साथ शादी की, ताजमहल बनाया, ग्रेट बिल्डर था, काफी उसने बिल्डिंग्स बनवाई। बताऊंगा कौन कौन सी, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको मैं। एक आपको एक मेन मेन बुलेट्स बता रहा हूँ आपको।
इनकी डिटेल मैं क्लास में पढ़ाता होता हूँ। उसके बाद फिर इसी तरीके से सीन ये चलता रहा चलता रहा। और शाहजहां के बाद फिर उसका बेटा आया औरंगजेब आलमगीर, उसने अपने बाप को जेल में बंद किया, बाप के साथ फाइट की, भाइयों के साथ फाइट की, और अल्टीमेटली अल्टीमेटली वो जंग जीत गया। और उसके बाद सारे भाइयों को उसने खत्म कर दिया, और वो एक रिलीजियस किस्म का ऑर्थोडॉक्स किस्म का मुसलमान था। अकबर की जितनी भी रिलीजियस पॉलिसीज थी उन सबको रिवर्स कर दिया उसने। किसने? औरंगजेब आलमगीर। फिर जब औरंगजेब आलमगीर की डेथ हुई है 1707 में, तब जाके जो आपके मुगल्स हैं उनका डिक्लाइन हुआ है, डाउनफॉल हुआ है। जैसे ही मुगल्स का डाउनफॉल हुआ तो उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि यहाँ पे 1600 में 1600 में बन चुकी थी, और 1608 में यहाँ पे बाकायदा तौर पे 1608 में यहाँ पे जो जहांगीर के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत के मकाम पे यहाँ पे आ चुकी थी, सूरत के मकाम पे यहाँ पे पहुंच चुकी थी, इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर। वहां पे आके उसने ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाना शुरू कर दी, परमिशन लेना शुरू कर दी, बिजनेस करना शुरू कर दिए, जहांगीर के साथ भी और उसके जहांगीर के दौरान, जहांगीर के टाइम लाइन के ऊपर। और आस्ता 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 स्ट्रांग होती गई। यहाँ पे एक बात आपको बताता जाऊं कि यूरोप की इन्वेजन, ये यूरोप की जो कॉलोनाइजेशन है वो स्टार्ट हो चुकी थी अमेरिका तक भी। और उसके बाद अमेरिका तो बहुत पहले थी, 1492 के बाद ऑनवर्ड्स। और यहाँ पे जो थी सब कॉन्टिनेंट में 1608 में यूके ब्रिटिशर्स आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। आस्ता आस्ता उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, उसके बाद टेक ओवर करना शुरू किया। यहाँ पे ऑलरेडी डच भी थे, पुर्तगीज भी थे, यहाँ पे फ्रेंच भी थे, यहाँ पे स्पेनिश भी ऑलरेडी थे, सब आपके सब कॉन्टिनेंट इंडिया के अंदर सारे ट्रेड करते थे। और मुगल्स वीक से वीक होते गए, क्योंकि मुगल्स इंतहाई ऐशी में पड़े हुए थे, डिसिपेशन में पड़े हुए थे। और एक्सटर्नल थ्रेट्स भी थे, इंटरनल रिवॉल्ट भी थे, काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना था मुगल्स को। और रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर इतना काम नहीं कर सके जितना करना था, ना डेवलपमेंट के ऊपर काम करवा सके मुगल्स आपके। अल्टीमेटली दैट लेड टू डिजास्टर एंड फेलियर ऑफ मुगल्स। बाहर से अटैक होते गए, कभी नादिर शाह का अटैक, कभी बैटल ऑफ बक्सर हो रही है, कभी क्या कभी क्या। तो ये सिलसिला चलता रहा 1857 तक, बहादुर शाह जफर तक ये सिलसिला जाके चलता रहा। और बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट रूलर। he was sent to exile, he was sent on exile to Burma। और उसको भी यहाँ से निकाल दिया गया, और इस तरीके से सब कॉन्टिनेंट से तो ब्रिटिशर्स ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़के मुकम्मल तौर पे कब्जा कर लिया। फिर हम ब्रिटिशर्स के दौर को पढ़ेंगे। ब्रिटिशर्स का दौर जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म करके 1858 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट यहाँ पे रूल करना अपना शुरू कर दिया था, फिर हम उसको पढ़ेंगे। इसी दौरान जो हमारे तीनों रिफॉर्मर्स हैं, शेख अहमद सरहिंदी हो गए, उसके बाद शाह वलीउल्लाह हो गए, उसके बाद सैयद अहमद शहीद हो गए, ये सर सैयद अहमद खान, इनको हम लाजमी पढ़ेंगे पर्सनालिटीज के अंदर। जब ब्रिटिशर्स आए तो गवर्नर जनरल, और उसके बाद ऑलरेडी ये जो वायसराय का निज़ाम, और यहाँ पे लेजिस्लेशन उन्होंने शुरू कर दी, बहुत सारे एक्ट्स लेकर आए यहाँ पे। और लोगों को कंट्रोल करने के लिए बीच में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी भी हुई, 1885 में जाके कांग्रेस बनी। ये मैं आपको बहुत मोटे मोटे पॉइंट बता रहा हूँ, बीच में मैंने खुद जान के छोड़ रहा हूँ कि 10 सब्जेक्ट हैं कवर करने में। सेम ये सिलसिला चलता गया, और ये भी हम कवर करेंगे इसका इंशाल्लाह। उसके बाद ये कांग्रेस का बनना, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, उससे पहले एनडब्ल्यूएफपी का, उससे पहले बंगाल की पार्टीशन, फिर एनडब्ल्यूएफपी का बनना, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं एनडब्ल्यूएफपी का बनना, फिर उस बंगाल की पार्टीशन, फिर उसके बाद आपकी मुस्लिम लीग का बनना। और मुस्लिम लीग के बनने में अली मुस्लिम लीग का बनना, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग के बनने के बाद जब डिवाइड हुई इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम्स की, तो हिंदू नाराज हो गए। फिर वो एजिटेशन के ऊपर जब चले गए तो फिर आस्ता आस्ता उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्ट्स देना शुरू किए इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। फिर मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स नहीं कि उनको पीस किया जाए किसी ना किसी तरीके से, मुसलमानों का राइट टू सेपरेट लाइक ट्रेड जो था वो भी मान लिया गया। तो ये जब मुस्लिम लीग बनी, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मुस्लिम लीग कैसे बनी, मैं आपको ये बताऊंगा कि फैक्टर्स क्या थे उसके पीछे। बस मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने शिमला डेपुटेशन लेकर गए वहां पे, क्या क्या बातें हुई, किसके पास गए, किसके थ्रू गए वहां पे, और वाइसराय कौन था। फिर ये के कौन से सेशन में, अलीगढ़ के कौन से सेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, ये मुस्लिम लीग जो आई गई, जो
मोहम्मदन एजुकेशन कानून, मुस्लिम गाइड ने अपलोड किया, नाम किसने रखा, लीडर्स कौन कौन से थे, A to Z मैं आपको डिटेल बताऊंगा इस इवेंट की। सेम लखनऊ पैक्ट की भी डिटेल बताऊंगा आपको। खाली ये नहीं बताऊंगा कि 1909 में हुआ, मैं उसकी एक एक चीज बताता होता हूँ। 1911 के अंदर बंगाल पार्टीशन जो 1905 में जाके हुई थी अक्टूबर की 16 को, उसकी नलमेंट करार दी गई, उसकी उसको नल कर दिया गया। ब्रिटिश यहाँ पे किंग आया, किंग जॉर्ज फाइव, उसने आके दिल्ली को कैपिटल बना दिया, कलकत्ता खत्म कर दिया, और आते साथ ही इसने बंगाल की नलमेंट कर दी। बंगाल पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, एक ईस्ट बंगाल, एक वेस्ट बंगाल। West Bengal that was predominantly a Muslim majority area, while the East Bengal was predominantly a Hindu majority area. वेस्ट बंगाल के अंदर जो थी वो 54 मिलियन पॉपुलेशन में से 42 मिलियन हिंदू थे और 12 मिलियन मुस्लिम थे। ईस्ट बंगाल की 31 मिलियन पॉपुलेशन में 18 मिलियन मुसलमान थे और 12 मिलियन हिंदू थे। ईस्ट में हम मेजोरिटी में थे, जो आजकल बांग्लादेश है। गॉट माई पॉइंट। आगे चलते हैं। ये चलता गया सिलसिला, फिर उसके बाद 1914 में वर्ल्ड वार वन शुरू हो गई। 1914 में वर्ल्ड वार वन जब शुरू हुई तो उसके कंसिक्वेंसेस पूरी दुनिया तक पहुंचे हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब उन्होंने प्रेशर डाला यहाँ के लोगों को बीच में लाने के लिए, हम मुसलमानों ने रेजिस्ट किया, क्योंकि उसमें ओटोमान एम्पायर लड़ रही थी। और ओटोमान एम्पायर वो एम्पायर थी जो कि जहाँ पे मुसलमानों का मुकद्दस जो मकाम है खाना काबा, और ये सारा हिजाज उनके अंडर कंट्रोल में था, टर्किश के कंट्रोल में था, ओटोमान एम्पायर के कंट्रोल में था। इसी तरीके से 1916 के अंदर यहाँ पे जिन्ना साहब ने जब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, 1913 में किया, और 1906 में उन्होंने कांग्रेस को कर चुके थे वो ज्वाइन। कांग्रेस में पटेल से बड़े मुतासिर थे, उसके बाद दादाजी नूरू भाई से बड़े मुतासिर थे, और भी लीडर्स थे। गांधी 1915 में वापस आया उधर से, साउथ अफ्रीका से, लॉ करके, लॉ की डिग्री करके गांधी था पॉलिटिक्स में आया। गांधी और जिन्ना की मुलाकात हुई, उसके बाद जाके ये लखनऊ पैक्ट हुआ। सॉरी, उसके बाद ये लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। इस पैक्ट के अंदर कांग्रेस ने पहली दफा मुसलमानों का जो राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट है वो पहली दफा उन्होंने माना। और ना सिर्फ माना बल्कि उसके बाद उन्होंने एक्नॉलेज भी किया, और मुसलमानों ने और डिमांड रखी, उन्होंने मुसलमानों की सारी डिमांड रखी, एक्सेप्ट की। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ब्रिटिशर्स दे वर इन्वॉल्व वर्ल्ड वॉर वन, एंड इंडियन लीडरशिप or the Congress leadership, they actually wanted to exert some pressure on the Britishers, and they demanded one thing which was self rule। ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो जाएगी, हम उसके बाद आपको मुतालबात पूरा करेंगे। खैर, goes on, we supported them, we the subcontinents, the residents of subcontinents, are the Indians, supported Britishers in World War One। We went against the uh, ये क्या कहते हैं, ओटोमन एम्पायर। खैर, 1917 में बेलफोर्ड डिक्लेरेशन हुआ, ज्यूज की सेटलमेंट होना शुरू हो गई मिडिल ईस्ट के अंदर। ऑनवर्ड्स 1919 के अंदर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई, तहरीक खिलाफत यहाँ पे शुरू हुई कि खिलाफत का इंस्टीट्यूशन को तोड़ रहे हैं। जर्मनी को पोलैंड में तोड़ दिया गया। ओटोमान एम्पायर इतनी बड़ी रियासत थी, सबको डिसइंटीग्रेट उन्होंने काम करेंगे और कर दिया गया। हमारे यहाँ पे तहरीक खिलाफत शुरू की गई, किन किन लीडर्स ने की, उसका पहला फेज क्या था, दूसरा फेज क्या था, एंड वाई जिन्ना एक्चुअली अपोज तहरीक खिलाफत। ठीक हो गया। और गांधी ने उसको सपोर्ट किया तरीके खिलाफत को। फिर रोबर्ट एक्ट दिया गया। रोबर्ट एक्ट के बाद जो है वो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, फिर रिलीज हुई 1919 में, जिन्ना ने क्विट की। आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी 1909 में वो मेंबर बने, और 1920 में 1919 में क्विट कर गए। 1920 के अंदर कांग्रेस ने अपनी एक स्टार्ट की जिसको नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। दे सपोर्टेड तरीके खिलाफत। और 1913 में एक वाक्य हुआ था मस्जिद का, कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी। 1922 के अंदर फिर इसी तरीके से एक और का ये जो था, एक थाना था उसके ऊपर अटैक किया गया चोरी का। तो ये सीन चलते रहे। 1920 में जिन्ना साहब ने भी कांग्रेस को खैराबाद कह दिया, और भी इवेंट्स हुए। ट्रीटी ऑफ लीज 1919 होने के बाद 1920 के अंदर लीग ऑफ नेशंस को भी बना दिया गया, जो आजकल यूएनओ की तरह का एक इदारा था। इसको यूएनओ बनने के बाद डिसफंक्शनल किया गया। खैर, आगे चलते हैं। चलते चलते आ जाएं आप 1927 में आ जाएं। 1927 में दिल्ली प्रपोजल दिए जिन्ना साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जी जो राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट है मैं उसको सरेंडर करता हूँ, और
राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट सरेंडर करता हूँ, मुझे आप रिलीजियस फ्रीडम दे दें, मुझे आप जॉब्स के अंदर कोटा दें। डिमांड्स की जिना साहब ने बड़ा बताऊंगा कौन कौन सी डिमांड थी, उसने टर्न डाउन कर दी। मोतीलाल नेहरू जो था उसने नेहरू रिपोर्ट में उन सबको टर्न डाउन कर दिया। और नेहरू रिपोर्ट को जब ये साइमन कमीशन है 1927 में, उन्होंने कोई यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट का एक भी बंदा ना लिया, ना मुस्लिम लीग का बंदा लिया, ना कांग्रेस का बंदा लिया। जब उन्होंने कोई बंदा एक नहीं लिया, ना मुस्लिम लीग का ना कांग्रेस का, उनके खिलाफ यहाँ पे हड़तालें हुई। और हड़तालों के अंदर जो लाला लाजपत राय थे, एक हिंदू नेशनलिस्ट लीडर थे, उनको भी मार दिया गया, वो भी कत्ल कर दिए गए। गो साइमन वापस चला गया, नारे लगे। और यहाँ पे उन्होंने कांग्रेस को चैलेंज किया, मुस्लिम लीग को, कि भी आप लोगों के अंदर अपनी जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं खत्म नहीं कर सकते और आप अपना आईन ही नहीं बना सकते। उसके बदले में नेहरू रिपोर्ट दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट क्या थी सारी बताऊंगा, कि किस तरीके से उसमें फेडरलिज्म का कंसेप्ट और डोमिनियन सेटल का कंसेप्ट लाया गया, किस तरीके से हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को डिस्करेज करके हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम की बातें की गई, किस तरीके से जो जिना की जो दिल्ली प्रपोजल थे उनको टर्न डाउन किया, खत्म किया गया। सारा कुछ नेहरू रिपोर्ट में हो। 1929 में आपकी जो है क्या कहते हैं कुतुब इलाहाबाद 1930 में, और 1920 में जिना को 14 पॉइंट्स दिए। उसके बाद आगे चलेंगे हम, ये वुडरो विल्सन ने भी दिए थे 14 पॉइंट्स, एक और बंदा उसने भी दिए थे 14 पॉइंट्स। देन उसके बाद 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उधर बुलाई गई ताकि इनके आपस में मामला सेटल किए जाएं ब्रिटिशर्स ने। और राउंड को इसलिए राउंड कहते हैं क्योंकि उसकी कोई चेयर नहीं करता। 1931 में भी हुई दूसरी, 32 में हुई तीसरी, तो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। 31 में कांग्रेस ने कोई शिरकत नहीं की, मुस्लिम लीग गई। 32 में भी 1930 में कांग्रेस नहीं गई, 1931 में कांग्रेस गई, और 1932 में भी कांग्रेस नहीं गई, कांग्रेस एक में गई। क्योंकि गांधी को अरेस्ट करके डाला गया हुआ था जेल में, क्योंकि उसने 26 जनवरी 1930 को एक स्वराज, आजादी, कंप्लीट फ्रीडम का नारा लगा के उसने शुरू की थी। और आज भी इंडिया जो है वो 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाता है। खैर, ऑनवर्ड्स चलते चलते जाएं तो 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, दूसरी वाली तीसरी वाली 1932 में हुई, उसमें जिन्ना साहब भी नहीं गए, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं गई, तो नाकाम हो गई। फिर उन्होंने व्हाइट पेपर जारी किया। इसी दौरान गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 के अंदर, कम्युनल अवार्ड दिए गए 1932 के अंदर, चलता रहा सिलसिला। और 1935 का इंडिया दिया गया, 34 में जिन्ना को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया मुस्लिम लीग का। 36 के इलेक्शन, 37 की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, 36 37 के वो सारे के सारे पढ़ेंगे। यूपी, सीपी, मद्रास, बिहार, असम, उड़ीसा, NWFP, आपका सिंध, पंजाब, बंगाल, सब जगहों के ऊपर, मुंबई, सब जगहों के ऊपर 11 सूबे थे। 11 के 11 के अंदर 8 में तो कांग्रेस की डायरेक्ट गवर्नमेंट बनी, 3 में कोalition गवर्नमेंट बनी। वो भी सारा कुछ पढ़ेंगे। और उनकी जो पॉलिसीज थी टुवर्ड्स मुस्लिम, जो उन्होंने ज्यादतियां की हैं और मुसलमानों के खिलाफ रिपोर्टें दी, शरीफ कमीशन रिपोर्ट है, पीरपुर रिपोर्ट है, AK फजल हक रिपोर्ट है, वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स को दी गई। इसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई 1939 में, और हिटलर ने अटैक कर दिया। जर्मन था, जर्मनी और जापान दोनों मिलके, और जो वेस्टर्न पावर्स थी, ब्रिटिश अमेरिका, USSR, इनके अगेंस्ट हो गया वो सारे के सारे। अल्टीमेटली ये जंग हुई, और इस जंग 1945 तक जारी रही, तकरीबन 6 साल वर्ल्ड वॉर 2 जारी रही। इसी दौरान यहाँ पे स्ट्रगल मोमेंटम पकड़ती गई। पाकिस्तान की जो डिमांड है सेपरेट कंट्री की, वो 1940 में की गई है। उससे पहले कभी पाकिस्तान मांगा नहीं गया। अल्लामा इकबाल ने एक दफा 1930 में खुतबाबाद में कहा कि नॉर्थ वेस्ट जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं उन्हें एक सेपरेट मुल्क बना दिया जाए। और इलेक्शन हारने की वजह ये थी कि हमने रिलीजन को यूज नहीं किया, और उसके बाद हमने स्टूडेंट्स को एक्टिव नहीं किया, इलेक्शन कैंपेन नहीं की, फीमेल्स को एक्टिव नहीं किया। कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के ऊपर एक एक था कि ये तो लैंड लॉर्ड्स की जमात है, इंडस्ट्रियलिस्ट की जमात है, और ये तो मफादात को प्रोटेक्ट करने वाली जमात है। ये इलेक्शन हारने की वजूहत थी। फिर अल्टीमेटली 23 मार्च 1940 को जो लाहौर रेजोल्यूशन हुई, उसके अंदर फिर पाकिस्तान को एक सेपरेट होमलैंड का मुतालबा हमने किया। उससे पहले 1940 तक हमने कोई सेपरेट कंट्री नहीं मांगा गया ब्रिटिश ऑनवर्ड्स। देन इसी तरह से सीन चलता गया, 1941, 42, 40 क्विट क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर 42 के अंदर जो है वो क्रिप्स मिशन प्लान, फिर 44 की गांधी जनरल टॉक्स या फार्मूला, फिर चलता गया सो एंड सो। इलेक्शन भी बीच में हुए, फिर
बाउंड्री कमीशन बनाया गया, उससे पहले थर्ड जिम प्लान दिया गया, उससे पहले जो है ये शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, तो काफी कुछ हुआ 1947 तक। अलग हो गए हम लोग। ये है आपकी प्री पार्टीशन पाकिस्तान अफेयर्स की। पहले इंडो पाक हिस्ट्री बताइए आपको, फिर मैंने प्री पार्टीशन की बताइए। अब पोस्ट पार्टीशन में हमने तमाम प्राइम मिनिस्टर्स को पढ़ना है, तमाम गवर्नर जनरल को पढ़ना है। पहला गवर्नर जनरल जना साहब, दूसरा गुलाम मोहम्मद, दूसरा ख्वाजा नाजमुद्दीन, तीसरा गुलाम मोहम्मद, चौथा आपका जो सिकंदर मिर्जा है वो। पहला आपका प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, दूसरा ख्वाजा नाजमुद्दीन, तीसरा मोहम्मद अली बोगरा, चौथा मोहम्मद अली, पांचवा हुसैन शहीद सोहरावर्दी, छठा इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़, सातवां मलिक फिरोज खान नून। ओके, 1958 तक। इसी दौरान जितने भी इवेंट्स 47 से लेकर 2023 तक हुए हैं, एक एक साल की हिस्ट्री में पढ़ाता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। मसलन 47 में क्या क्या हुआ, 48 में क्या क्या हुआ, 5 5 6 48 में, 49 में क्या क्या हुआ, 50 में क्या हुआ, 51 में क्या हुआ, 52 में क्या हुआ, 53 में क्या हुआ, चलता रहता है। ये सारे के सारे इवेंट्स इसी दौरान जो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के आपस में तजाद थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई, फिर पहला कॉन्स्टिट्यूशन 9 साल बाद दिया गया। वो इंडिया के साथ कश्मीर वॉर हो गई, 47 से 49 तक वो चली। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे, लियाकत अली खान के दौर से लेकर आज ये जो काकड़ का दौर है इस तक पढ़ेंगे हम, 2023 तक। ओके। बीच में जितने भी हैं, अयूब खान का दौर हम देखेंगे, यहया का दौर है, भुट्टो का दौर है, जियाउल हक का दौर है, उसके बाद बेनजीर भुट्टो, फिर मुशर्रफ, सॉरी बेनजीर भुट्टो, फिर नवाज शरीफ, फिर बेनजीर, फिर नवाज शरीफ, फिर मुशर्रफ, फिर आपका जरदारी, फिर उसके बाद नवाज शरीफ, फिर उसके बाद हकान अब्बासी, फिर उसके बाद इमरान खान, और फिर आपका शहबाज शरीफ, और फिर उसके बाद आपका ये काकड़। तो इनके दौर में जो एक एक साल की हिस्ट्री है पाकिस्तान की, कि कब क्या हुआ, कब क्या 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 हुआ, एक एक साल की हिस्ट्री को हम कवर करेंगे। ये आपका पाकिस्तान अफेयर्स। करंट अफेयर्स में तमाम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की जितनी भी हैं, चाहे वो एससीओ है, एसीओ है, आसियान है, और आपकी ओआईसी है, आपकी बहुत सारी और है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ है इतनी बड़ी। उसके बाद एनपीटी हो गई, एग्रीमेंट्स, अकॉर्ड्स, एग्रीमेंट, सारे के सारे हम कवर करेंगे। आरसीडी, अरब लीग, ये आपकी ओपैक हो गई, ब्रिक्स हो गई, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, 100 के करीब करीब है। एक एक करके हम सारी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पाकिस्तान के रिलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम पाकिस्तान के रिलेशंस पढ़ेंगे, और पाकिस्तान के रिलेशंस विद डिफरेंट कंट्रीज सारे पढ़ेंगे। और पढ़ के फिर उसके बाद हम ऑनवर्ड्स जाएंगे बुक्स के ऊपर, फेमस बुक्स, फेमस पर्सनालिटीज। देन उसके बाद फिर हम जाएंगे करंट अफेयर्स में, जो आजकल अकॉर्ड्स, एग्रीमेंट्स जितने भी हुए हैं, सारे के सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डिस्प्यूट्स हैं, काफी कुछ है करंट अफेयर्स में भी, वो भी सारा कुछ हम पढ़ेंगे। उसमें सी पैक है, इकोनॉमी है, क्लाइमेट चेंज के इंडेक्सेस हो गए, वैसे पाकिस्तान के सारे इंडेक्सेस हो गए, फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए, नोबेल प्राइज हो गया, उसके बाद आपकी मतलब एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन पाकिस्तान के करंट अफेयर्स। इस्लामिक स्टडीज के अंदर आपके तमाम प्रॉफिट्स 26 के 26 जो कुरान पाक में मेंशन है, आप की लाइफ, ठीक है जी, और पूरी की पूरी, और उसके बाद फिर यानी कि 570 से लेकर 71 से लेकर 532 तक, 632 तक। उसमें तमाम गजवात भी, तमाम आपके अ, जो जो हैं हिजरी और नबी के इवेंट्स, वो सारे के सारे उम्महातुल मोमिनीन 11 की 11। फिर कुछ सहाबा कराम है, 50 के करीब हम सहाबा कराम को पढ़ेंगे, और चारों खुलफा राशिदीन का दौर, उमैया का दौर, अब्बासियों का दौर। उमैया का दौर 661 से शुरू होके 500, सॉरी 661 से शुरू होके 750 तक जाता है। एक एक उमैया का दौर पढ़ेंगे हम, उनके एक एक रूलर का, जिसमें ये आपका 680 एडी के अंदर आपका वाक़या करबला भी हुआ। चलता गया सीन, चलता गया इस्लामिक हिस्ट्री, और उसके बाद आपके ये जो है अब्बासी डायनेस्टी, और उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स कुरान पाक के एमसीक्यूज हैं, हदीस के एमसीक्यूज हैं, सॉरी हदीस के एमसीक्यूज हैं, कुरान पाक के पिलर्स ऑफ इस्लाम, नमाज, रोजा, ज़कात, कलमा। उसके बाद अकीदा है, ये हो गया, फिका की किताबें हो गई। तो ये न्यू इस्लामिक स्टडीज को हम थॉरली कंप्लीटली हम कवर करेंगे। लाइक वाइज जो आपका है क्या कहते हैं, आपका मैथ्स, मैथ्स के अंदर हमने वेज प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, रेशियो, प्रोपोर्शन, हमने जनाब वाला
फोर्ड मैथ्यूड पॉलिनोमियल बाइनोमियल इक्वेशंस हो गई आपकी, डायरेक्शन के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के, स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी के क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए, सारा कुछ हमने कवर करना है। उसके बाद हम चले जाएंगे आपके जनरल साइंस के ऊपर। जनरल साइंस के अंदर जितने भी आपके जो आपकी जितनी भी आपकी क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम देखेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके जो सिस्टम्स हैं सारे के सारे, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर एंडोक्राइन से लेकर आपके जितने भी सिस्टम्स हैं, एक एक सिस्टम को हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद पांचों सेंसेस हैं, आई, नोज, टीथ, जो आपकी टंग शंग है और टीथ है, इनको भी हम पढ़ेंगे, एयर को भी हम पढ़ेंगे, स्किन को भी हम पढ़ेंगे। इंग्लिश का पोर्शन पे लेट मी कम टू दैट पॉइंट, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो ईटीएस चल रहा है। ईडीएस में हमने सारी दवा, सारी जो आपकी बीमारियां हैं वो पढ़नी है। उसके बाद इक्विपमेंट्स हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद वाइटामिन हैं वो पढ़ने हैं, और भी काफी कुछ है। उसके बाद आपकी इन्वायरमेंटल साइंस है। इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर तमाम इन्वायरमेंट अकॉर्ड्स, एग्रीमेंट्स, रियो समिट, अर्थ समिट से हम शुरू कर देंगे। उसके बाद जमीन की जो लेयर्स, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो, सारी की सारी लेयर्स और इनके टेम्परेचर और मेंटल कोर, क्रस्ट, ये भी हम डिटेल में कवर करेंगे। अर्थ की रोटेशन, रेवोल्यूशन, सारा कुछ हम कवर करेंगे। इसी तरह उसके अंदर जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, ये भी सारा का सारा कवर करेंगे। उसके बाद केमिकल साइंस पे उसमें जो फिजिकल है, पूरी की पूरी गैलेक्सी, पूरे सारे स्टार, सारा कुछ आ जाएंगे। और फिजिक्स के एमसीक्यू भी इसमें शामिल हैं, केमिस्ट्री के भी शामिल हैं, इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं वो भी शामिल हैं। उसके बाद कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बेसिक्स सारी की सारी हम कवर करेंगे डिटेल के अंदर। यानी कि बेसिक्स में कंप्यूटर की टाइप से लेकर जनरेशन तक, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से लेकर हम कंप्यूटर के जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर हैं, वो सारे का सारा एप्लीकेशंस हो गई। उसके बाद आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई। और उसके बाद आपके जो एक्सेल के, वर्ड के, और उसके बाद जो आपकी पावर पॉइंट है उसके एमसीक्यू में शॉर्टकट्स हैं, वो भी हम सारे का सारा पढ़ेंगे कंप्यूटर के अंदर। और भी काफ़ी कुछ है कंप्यूटर की बेसिक्स के से लेकर, काफ़ी कुछ है कंप्यूटर के अंदर जो कि हमने कवर करना है। ये मैं आपको जस्ट एक मेन हाईलाइट्स दे रहा हूँ आपको, छोटी छोटी। अदरवाइज कंप्यूटर के ऊपर 10 दिन लगते हैं पढ़ाने पढ़ाने, सिर्फ एक कंप्यूटर को पढ़ाने। इसी तरह से आपके जो ईडीएस है उसको पढ़ाते पढ़ाते 15 दिन लग जाते हैं ईडीएस को। इसी तरह से आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और कुछ आपकी फेमस जो इंग्लिश के अंदर आप लोग लिखते हैं, कुछ फ्रेजेस हो गई, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर इंग्लिश की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है जी, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। टेंसेस हैं, सारे के सारे टेंसेस कवर करेंगे। उसके बाद इंग्लिश में कम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, वो भी सारे के सारे कवर होंगे। एंटोनिम, सिनोनिम है, वो भी सारे के सारे कवर होंगे। प्रोवर्ब्स, इडियम्स, एवरीथिंग। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद आपका रह गया जी आपका कंप्यूटर भी हो गया, डीएस भी हो गया, इस्लामिक स्टडीज भी हो गया है, मैथ्स भी हो गया है। उर्दू, उर्दू में जो ग्रामर का पोर्शन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उर्दू के जो मुसन्निफ हैं, 100+ मुसन्निफ हैं उर्दू की किताबों के, ऑथर्स इनके बारे में एमसीक्यूज पूछता है, किताबों के नाम पूछता है, कहाँ उनकी उनके बारे में पूछ सकता है, वो सारे के सारे। उसके बाद मुहावरे हो गए, जरुल मसल हो गई। उसके बाद गलत दुरुस्त जुमलों की दुरुस्ती हो गई। उसके बाद आपके जो क्या कहते हैं, अ, थोड़ी बहुत तलखीस के बारे में बता दूंगा। तो उर्दू की सर्फ और नहू, और ख़ास तौर पे जो ग्रामर है और उर्दू के जो टेंसेस हैं, वो भी हम सारे का सारा पढ़ेंगे, डिटेल में कवर होगा। उर्दू के लेक्चर के लिए भी कम से कम 10 दिन लगते हैं, कम से कम 10 दिन। अब ये देख लें, इसी तरीके से आप आगे की तरफ आ जाएं तो ईडीएस, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी बच गया। ज्योग्राफी में आपकी स्ट्रेट, बे, गल्फ, वाइट, क्रीक, रिवर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स। उसके बाद आपकी पासेज हो गए, आपके फेमस डिस्प्यूट्स हो गए, टेरिटरीज हो गए,
उसके बाद आपकी जो क्या कहते हैं, बेस, गल्फ, बाइट, ये सारा कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, लगोन्स तक, माउंटेन्स तक, पूरी दुनिया की माउंटेन तक, और डेजर्ट सारे के सारे हो गए, और डैम हो गए, बहुत कुछ है ज्योग्राफी के अंदर। फिर बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी के अंदर आपकी पूरी अर्थ, उसका मैप, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इक्वेटर, एवरीथिंग। उसके बाद टाइम जोन्स, वो भी सारा कुछ बताऊंगा कि 5 घंटे का डिफरेंस क्यों है जीएमटी में और हमारे में। फिर उसके बाद आपका आ जाता है, दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे होता है वो 5 घंटे वाला डिफरेंस। ये आजकल मैं ऐसे भी पढ़ा रहा था तहसीलदार वालों को, तो ये ऐसे जो है ना मैप, एक सेकंड, ये आ रहे हैं, ये देखें, ये देखें ना। ठीक है जी, ये सारे का सारा चेक करें, पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे ही पढ़ेंगे आप लोग। ठीक हो गया। तो सेम इसी तरह ये आपकी पूरी दुनिया की ज्योग्राफी को हम पढ़ेंगे, तमाम कॉन्टिनेंट्स को हम पढ़ेंगे। ये देखें, सीज, रिवर्स, पासेस, ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ओशियंस, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, और आइलैंड्स, इस्थमस, स्ट्रेट, क्रीक, पेनिनसुला, बे, गल्फ बाइट, ये सारा कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे। तो ये आजकल इनका ऐसे भी चल रहा है तहसीलदारों का, फिर इनको रेवेन्यू लॉज मैंने करवाए हैं। और इसी तरह पूरे हम एक एक कॉन्टिनेंट का मैप बनाएंगे। ये मैप मेरे पास बने हुए हैं, मेरे अपने मैप हैं जो बनाए हुए हैं मैंने। ठीक हो गया, यानी कि ये तमाम देखेंगे आप लोग। ठीक है जी, ये रहा मैप आपका, लेट्स सपोज ये वाला मैप है, ये जैसे पाकिस्तान का मैप है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक एक चीजें इस पे करके पढ़ाऊंगा, और आपको बड़े क्लियर समझ आ जाएगी कि अच्छा हम ये ऐसे ऐसे जाएंगे इसकी। और इसमें अब देखें, हर एक चीज है पाकिस्तान के मैप में डिटेल में मैं कवर करवाता होता हूँ। उसके बाद पूरे एशिया का मैप बना के एक एक कंट्री की डिटेल और एक एक कंट्री की हिस्ट्री मैं आपसे शेयर करूंगा। वहाँ पे ड्राई पोर्ट से लेकर वहाँ पे जनाब कितनी पोर्ट्स हैं, वहाँ पे कितने एयरलाइंस कौन सी हैं, सीक्रेट एजेंसी कौन सी है वहाँ की, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट का नाम क्या है, वहाँ पे फेमस स्ट्रीट्स, फेमस प्लेसेस, फेमस आइलैंड्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, माउंटेन, हर मुल्क की हम शेयर करेंगे, बॉर्डर से लेकर एक एक चीज तक। जो आपका वर्ल्ड मैप है, क्या कहते हैं, वो आपका जो वर्ल्ड मैप है, इसी तरीके से वो आपका वर्ल्ड मैप भी A to Z आपका कवर होता जाएगा। लेट्स सपोज आपका ये एक और ऐसे की आउटलाइन मैंने बनाई थी। ये लेट्स सपोज एक मैप इस तरह के होंगे आपके ना, जैसे ये वाला मैप है, ये देखें। ये तो एक सेकंड। तो इस तरह के मैप आपको सारे बना के मैं एक एक मैप के ऊपर एक एक मुल्क की हिस्ट्री, ज्योग्राफी शेयर करूंगा मैं आपके साथ। जैसे ये आपका मैप ऑफ एशिया है, एशिया के मैप में पूरे जो कंट्रीज हैं आपके 48 के 48 कंट्रीज, एक एक करके आपको सारा बताऊंगा मैं आपको, एक एक डिटेल के अंदर। चाइना है तो चाइना पे 10-15 मिनट लगेंगे आपको बताते बताते। ठीक है, इसी तरह बाकी कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी टाइम लगना है, तो ज्योग्राफी भी बहुत टाइम ले जाती है, 20-25 दिन ज्योग्राफी आपकी ले जाती है, 20 दिन कम से कम। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने चीज़ों को चीज़ों को डिस्कस करना है। और ठीक है जी, तो आज की क्लास में कोई और आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ पूछ सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। आई एम डन। वो मैं आपको जब लेक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे आप इन चीज़ों को तैयार करना है। कोई से कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं काइंडली।
यस इनफ है। ये हर पेपर के लिए इनफ है तैयारी, जितनी आप डेप्थ में पढ़ लेंगे उसके बाद बचेगा कुछ नहीं। इंग्लिश ऐसे तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं तो तहसीलदार वालों को वैसे पढ़ा रहा हूँ। मैं तो नहीं पढ़ाता होता इंग्लिश ऐसे। हम्म। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। डाटा तो रिटेन हो जाएगा। किधर हो? हेलो।